नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेएसएससी के द्वारा एक और नई वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और ये वैकेंसी है क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए। ठीक है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए। इसी की सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब से कब तक अप्लाई करना है और क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, सब चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इस एग्ज़ाम का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ठीक है, हाल ही में निकला है। 28 तारीख को नोटिफिकेशन निकला है। आज 1 तारीख है, आज से ही अप्लाई होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं आपको डेट अभी आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जानिए कि आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा। बाकी एसटी और एससी के लिए 50 रुपया लगने वाला है। ठीक है, एससी एसटी का 50 रुपया लगेगा, बाकी का 100 रुपया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के बायो में भी लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ आपको आज ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पर। देखिए पद कितने हैं, तो पोस्ट का तो नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें हैं, अनारक्षित के लिए 11 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, सीटें नहीं है ना, यहाँ पर कुल सीटें बता रहा है, सॉरी, यहाँ पर कुल सीटें 230 हैं। ठीक है, अनारक्षित के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 133 है। ठीक है, और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए एक सम्मिलित अलग से किया गया है। ठीक है, और अनुसूचित जाति का 44 है। और बाकी सब देख सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है यानी BC1 का 45 है और BC2 का 7 है। और आर्थिक रूप से जो EWS कैटेगरी के होते हैं उनका 51 है। तो टोटल जो पोस्ट है वो 510 पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, 510, तो 510 पोस्ट के लिए है तो काफ़ी अच्छा ही पोस्ट है। ठीक है, चांसेस ज़्यादा है। और आपका सैलरी क्या रहेगा देखिए, और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। देखिए पोस्ट का नाम तो आपको पता ही है, ग्रुप सी का जॉब है। और आपका पे मैट्रिक्स लेवल 18,000 से 56,900 यानी कि 18,000 से स्टार्टिंग होगा। तो अगर इसको मतलब सैलरी की बात करें तो 18,000 तो पे मैट्रिक्स लेवल है, और इसको ऐड कर दें तो 25,000 से ऊपर ही जाएगा आपका। ठीक है, 25-30 के बीच में आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा कम अधिक हो सकता है लेकिन 25,000 मिनिमम है। ठीक है, 25 तक आपका आराम से चला जाएगा, 25-26 तक। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एज लिमिट भी रहेगा आपका। ठीक है, एज लिमिट भी आपका मतलब एज भी होना चाहिए ना, तो एज लिमिट मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझिए, इम्पॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त पदों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अगर आप लास्ट डेट है 8 अक्टूबर। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब तक आप अप्लाई करते हैं मतलब लास्ट डेट है जब एप्लीकेशन का, उस दिन तक आपका जो है मैट्रिक पास हो जाना चाहिए। यानी उस दिन से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके बाद का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एज लिमिट क्या रहेगा, तो कम से कम 18 साल एज लिमिट रहेगा। ठीक है, और कब तक आपको कैलकुलेट करना है, तो 1/8/2024 तक आपका 18 साल होना चाहिए। और 1/8/2024 तक आपका अधिक से अधिक जो है एज लिमिट, मतलब नहीं, 1/8/2024 तक आपका जो है अधिकतम एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किसका अधिकतम एज कितना रहेगा। देखिए अनारक्षित का और EWS का 35 वर्ष, अधिक से अधिक 35 वर्ष आपका होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 BC2 पुरुष के लिए 37 वर्ष।
ठीक है। और फिर महिला अनारक्षित और BC1 और BC2 सबके लिए, मतलब महिला अनारक्षित यानी जनरल और जो BC1 BC2 की महिलाएं हैं उनको 38 वर्ष का समय दिया गया है, ठीक है। मतलब अधिकतम एज आपका 38 वर्ष हो रहा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 38 वर्ष से अधिक हो गया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है, ठीक है। 40 साल से अधिक हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे की एप्लीकेशन कब से कब तक जो है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1/8/2024 यानी आज 1 अगस्त है, ठीक है। आज से ही एप्लीकेशन जो है भराना स्टार्ट होगा और 31/8 तक, कितना, लास्ट अगस्त तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 1 से 31 अगस्त तक के बीच में आपको फॉर्म भरना है। और परीक्षा शुल्क जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको आप 2/9 तक जो है पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 4/9/2024 तक का समय दिया गया है और 6/9/2024 से 8/9/2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर बाकी कोई भी अशुद्धि है या गड़बड़ी हुई है तो आप जो है उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। कब से कब तक, तो 6 सितंबर से 8 सितंबर तक, ठीक है। आपका नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। आप देखिए परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आयोग द्वारा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR शीट आधारित परीक्षा ली जाएगी। अभी क्लियर नहीं किया गया है कि कंप्यूटर पर होगा या फिर OMR शीट पर होगा, ठीक है। यदि परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा और परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा, ठीक है। अब परीक्षा निम्न प्रकार से होगा, देखिए एक ही परीक्षा होगी मेन, ठीक है। मेन PT वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा आपका होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा, और ध्यान दीजिए मुख्य परीक्षा होगा तो एक ही पेपर नहीं होगा, उसमें टोटल उसमें 3 पेपर होगा। कितना, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, ठीक है। 3 पत्र, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। 3 पेपर। बाकी एक चीज़ ध्यान दीजिए, सब का सब जो है आपका OMR शीट पर होगा या फिर कंप्यूटर पर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव लिखने वाला नहीं होगा, सब के सब ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और पेपर 1 में आपका क्या पूछेगा, देखिए पेपर 1 में भाषा ज्ञान से पूछेगा, मतलब हिंदी से और अंग्रेजी से, ठीक है। सिंपल हिंदी अंग्रेजी रहेगा। टोटल आपका 120 नंबर का रहेगा, ठीक है। मतलब 120 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 120 प्रश्न रहेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और जो प्रश्न का मतलब नंबर है, ठीक है, कितने नंबर का रहेगा, तो टोटल जो 3 नंबर का आपका एक सवाल रहेगा, ठीक है। इधर ही दिया हुआ है, यहाँ देखिए। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। तो एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए पेपर 2 है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान, ठीक है। तो आप अगर हिंदी, अंग्रेजी जो है, संस्कृत, उर्दू, संथाली किसी भी एक भाषा का जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। वो आपका 100 सवाल रहेगा, ठीक है। 100 सवाल रहेगा, समझे। मतलब इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, उसमें से आपका जो है सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रश्न 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1 मिनट, अगर आप पेपर 2 कहाँ गया, देखिए अगर आप पेपर 2 में, मतलब पेपर 2 का आपका जो है मेरिट में ज़्यादा जो है वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें आपका 30% लाना ज़रूरी होगा, ठीक है। मतलब पासिंग मार्क इसका 30% है, ठीक है। बाकी उधर आप कितना हो लाते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 3 में आइए,
पेपर थर्ड क्या कह रहा है कि सामान्य ज्ञान का और कुल 120 सवाल रहेंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, सब में 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और सामान्य अध्ययन यानी जीएस से आपके 40 सवाल रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 सवाल रहेंगे। सामान्य गणित से 10 और सामान्य विज्ञान से 20 सवाल रहेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें भी आपका 30% आना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। क्या कह रहा है अब, पत्र 1 यानी भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे। मतलब भाषा वाले पेपर में पहले पेपर में अगर आप 30% नंबर नहीं लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं, पेपर 1 में अगर आपका नंबर 30% से कम आता है तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका नहीं चेक किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। समझ रहे, प्रश्न अगर आपका पेपर 1 में 30% आ गया, ठीक है, पेपर 2 में भी आपका 30% आ गया, लेकिन अगर पेपर 2 में 30% नहीं आया आपका तो पेपर 3 का आपका जो है चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, पेपर 3 को चेक नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। देखिए, पहले क्या करें, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण यानी मेरिट लिस्ट का निर्माण। देखिए, आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत पत्र 2 और 3 के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। देखिए, लैंग्वेज पेपर आपका जो पेपर 1 होगा, ठीक है, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो भाषा का ज्ञान है, लैंग्वेज पेपर का, हिंदी और इंग्लिश का, उसमें केवल क्वालिफाइंग करना होगा आपको, उसका मेरिट में जो है नहीं जोड़ा जाएगा नंबर। समझ रहे हैं, नंबर केवल पेपर 2 का जुड़ेगा और पेपर 3 का जुड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसी के अनुसार आपका मेरिट जो है तैयार होगा। अब बात आती है कि हाँ, एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पे, देखिए इम्पोर्टेंट है, मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि किसी 2 स्टूडेंट का नंबर सेम आ गया, तो अब किसको सेलेक्ट किया जाए, तो है ना, तो मतलब कम उम्र जो है कम नंबर है, दोनों का एकदम नीचे है दोनों, ठीक है, सबसे नीचे में, और दोनों का नंबर सेम है, तो अब उसमें क्या करेगा कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, उसका चयन किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और बाकी सिलेबस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और कोई भी चीज़ें इधर इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हैं, ठीक है, बाकी आपका आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, और बाकी 10th तो पास होना ही है। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं अप्लाई करने भी बता दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन में। और चलिए, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और सिलेबस का वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।